वेलकम टू एमटी लर्निंग्स स्टूडेंट। आज हम जो है सेशन नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन फॉर्मर यूएसएसआर स्टेट। तो यूएसएसआर के विघटन के बाद किन किन स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हुई है, किस प्रकार से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हुई है, हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में कई कंट्रीज को डिस्कस किया था। आज हम जो है रशिया, मोल्दोवा, यूक्रेन, किर्गिया को डिस्कस करेंगे। द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, चैप्टर नंबर 2 की हमारी सीरीज चल रही है। रशिया, आज हम रशिया को डिस्कस करेंगे और रशिया को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हमने एक पाई चार्ट के जरिए आपको समझाया है कि रशिया के अंदर डेमोक्रेसी किस प्रकार की रही है। देखिए ग्रीन पोर्शन में, आप देखिए ग्रीन पोर्शन में क्या लिखा हुआ है, अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी, यानी कि वहाँ की डेमोक्रेसी को एक स्पेशल काइंड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। 46% लोग ऐसा मानते हैं। इसके बाद आप देखिएगा ब्लू कलर में, द सेम काइंड एज इन द डेवलप्ड नेशन ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। और कुछ मानते हैं कि इसी प्रकार की डेमोक्रेसी जो है अमेरिका, यूरोप में भी रही है। लेकिन 19% जो लोग हैं वो कहते हैं द सेम एज देयर वाज इन द यूएस सोवियत यूनियन, यानी कि 19% लोग सोवियत रशिया के अंदर अभी भी ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि रशिया की डेमोक्रेसी जो है वो सोवियत यूनियन के तरीके से ही चल रही है। तो स्टूडेंट आइए समझते हैं कि रशिया के अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स किस प्रकार की है। और आप ये भी जानते होंगे कि रशिया जो है वो सबसे बड़ा जो स्टेट है, सबसे बड़ी कंट्री रहा है यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद। The USSR legally ceased to exist on December 31, 1991। तो 1991 तक आते आते यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था। द न्यू स्टेट कॉल्ड द रशियन फेडरेशन, जो नया देश बन करके उभरा उसे क्या कहा गया, रशियन फेडरेशन। और रशियन फेडरेशन जो है एक सबसे बड़ी कंट्री है, एक सबसे बड़ी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंडेड कंट्री है, मीन्स की लैंड के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती है, नंबर 1 पर आती है। इंडिया कौन से नंबर पर आता है आप बताइएगा कमेंट थ्रेड के अंदर। The new Russian government not only had to deal with the consequences of the mistaken economic policy of the Gorbachev period, but it also had of the mistaken had to find a way to transform the entire Russian economy। तो गोरबाचेव 1985 तक जो है यूएसएसआर के प्रेसिडेंट रहे हैं और उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, रिफॉर्म्स करने की कोशिश की थी, यूएसएसआर को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन यूएसएसआर नहीं बचा। तो ये जो सारी सिचुएशन थी, रशिया इन सबको फेस कर रहा था, रशिया की इकोनॉमी इन सबको फेस कर रही थी। तो ये सारी इकोनॉमिक कंडीशंस को संभालना रशिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो एक बड़ी कंट्री था, ज़्यादा लोग वहाँ रहते थे, रिसोर्सेज ज़्यादा वहाँ पर थे, और यूएसएसआर के कोलैप्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी रशिया के ऊपर ही पड़ना था। बोरिस येल्सिन, देखिए गोर्बाचेव और यूएसआर के कोलैप्स होने के बाद कौन से लीडर उभर के आते हैं, बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन जो है 1991 में प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होते हैं और अपनी कंट्री को संभालते हैं। और इनके सामने चैलेंज क्या है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिक दोनों ही प्रकार के रिफॉर्म्स करने हैं। पॉलिटिकली भी रिफॉर्म्स करने हैं, डेमोक्रेसी को लेकर के आना है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो करने ही है, क्योंकि कंट्री की हालत तो खराब है ना। तो यूएसआर के कोलैप्स होने के बाद तो कंट्री बिखर गई थी, इकोनॉमी सारी बिखर गई थी वहां पर, तो कंट्री को भी संभालना है। In the summer of 1993, येल्सिन established a constitutional convention। अब कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाना है, तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कई पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई, कई कमेटी बनाई, जिनको कहा गया कि आप सजेस्ट करिए किसके पास कौन सी पावर होगी। तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट चलते रहेगी, किसको ज्यादा पावर देनी है। कई सपोर्टर्स ने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री वर्जन को जो है ज्यादा जो है पावर देने की बात करी, प्रेसिडेंट को कम पावर देने की बात करी। तो ये सारे के सारे कन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जो है रशिया के अंदर चल रहे थे, जैसे ही रशिया जो है यूएसएसआर के बाद आया, यानी कि यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद जैसे ही रशिया बना, ये सारे के सारे पॉलिटिकल कंडीशन वहां पर बनने लगे थे। कौन कौन से वहां पर महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थी, देखिए येल्सिन एम्बार्क्ड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमिक कंडीशन। येल्सिन ने जो है आर्थिक स्थिति को स्टेबलाइज करने की कोशिश करी। वहां पर जो ऑयल था, नेचुरल गैसेस थी, उसकी सेलिंग को बढ़ाया गया, सामान को बेचा गया, रिसोर्सेज को बेचा गया, पैसा आया, और जो पैसा आया उसको इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में लगाया गया। प्रिवेलिंग करप्शन इन रशिया नेबल टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। देखिए सरकार के अंदर भारी भ्रष्टाचार तो था, भ्रष्टाचार था, इसलिए यूएसएसआर का ही कोलैप्स हुआ था। अब यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, लेकिन जो लोग यूएसएसआर को चला रहे थे वो थोड़ी कह गए हैं, वो तो वहीं के वहीं हैं, तो करप्शन तो फिर भी जारी था, जिस कारण से रशिया स्टेबल नहीं हो पा रहा था। थर्ड पॉइंट है ह्यूज लेवल ऑफ अ क्राइम। बड़ी मात्रा में रशिया के अंदर क्राइम बढ़ चुका था। देखिए भ्रष्टाचार होगा तो क्राइम भी होगा, और क्राइम के कारण कोई भी पॉलिसी आपकी इंप्लीमेंट हो नहीं सकती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर लोग डर है, डर का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन खराब है। फोर्थ पॉइंट है, यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद जो है सीआईएस की स्थापना की गई थी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। हमने इसको समझ रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने इसको समझा है। ठीक है, और मॉस्को ने ये जो है पॉलिसी अपनाई
मॉस्को जो रशिया है, रशिया ने जो है ये पॉलिसी अपनाई कि हम जो सीआईएस स्टेट्स हैं जितने भी, जो सारे स्टेट यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट हुए हैं, हम उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस पहले से जैसे बनाए रखेंगे, जैसे मॉस्को यूएस कंट्रोल करता था वैसे ही रशिया जो है अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखेगा। तो रशिया ये भी चाहता था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी की बात आती है मल्टीपोलर वर्ल्ड। देखिए बायोपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया था, तो रशिया ये बिलीव करता था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड तो बने ही रहना चाहिए, ताकि उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो वही बनी रहे। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है 2000 में पुतिन आ जाते हैं, येल्सिन चले जाते हैं, पुतिन आ जाते हैं। येल्सिन 2 बार जीतते हैं और बाद में जो है पुतिन आ जाते हैं, और पुतिन जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को हरा के वो प्रेसिडेंट बनते हैं। अब पुतिन के आते ही जो है पुतिन इकोनॉमी को बहुत तेजी से संभालते हैं, पुतिन कंट्री की कंडीशन को संभालते हैं, वो एक अथॉरिटेरियन रीजन के तरीके से कंट्री को चलाते हैं। और 89 रीजन में फैला हुआ सोवियत जो रशिया है, बहुत बड़ी कंट्री है, उसको 7 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में वो डिवाइड करते हैं, 7 भागों में बांटते हैं। और उन 7 भागों के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटीज को अपॉइंट करते हैं, और उनको काम दिया जाता है कि आप जितने भी लोकल गवर्नर्स हैं उन सब पर नजर रखेंगे। इसके अलावा जो है पुतिन जॉर्ज बुश अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाते हैं, नेटो को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक होता है, हमने ये जो है एक वीडियो में समझा है, पिछली वीडियो में, गल्फ वॉर में। तो अमेरिका के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक होता है उसकी भी सिंपैथी अभिव्यक्त करते हैं, जाहिर करते हैं। आइए जरा इसको समझते हैं। ये मैप आपके सामने दिखाया गया है रशिया का। रशिया के मैप के अंदर जो है 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए ग्रीन कलर का फार ईस्ट रशिया है, साइबेरियन रीजन है, उराल है, ठीक है, मॉस्को रीजन है। ये 7 रीजन में जो है रशिया को डिवाइड किया गया है। रशिया जो है धीरे धीरे अपनी पावर को गेन करना शुरू कर देता है। 2002 2003 के अंदर आते आते रशिया जो है अमेरिका का विरोध करता है, जब अमेरिका इराक के ऊपर इन्वेजन करता है। वो जर्मनी और फ्रांस के तरीके से जो है अमेरिका का विरोध करता है। ये पहली घटना है जब रशिया जो है कहीं ना कहीं विरोध करता हुआ नजर आता है और अमेरिका के सामने अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर्ड कराता है कि हाँ मैं भी अभी जो है हूँ। 10 साल के बाद रशिया दोबारा से एक बायोपोलैरिटी की सिचुएशन को क्रिएट करना चाहता है। पुतिन आल्सो सिक्योर्ड द पैसेज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू टैक्स कोड। पुतिन जो है इसी के साथ ही नए टैक्स जो है रिजम लेकर के आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि सभी लोग जो है टैक्स पे करेंगे, कोई बचना एक बचेगा नहीं। और ये सारी जो रिफॉर्म्स हैं ये धीरे धीरे रशिया को जो है डेवलपमेंट के पाथ पर ले जाते हैं। इसी के साथ ही रशिया धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है। समझते हैं यूक्रेन। यूक्रेन की कंडीशन क्या है, और ये मेनली यूक्रेन जो है वो आज की डेट में ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए जरा इसको समझते हैं दोस्तों कि ये जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन है क्या, और यूक्रेन की पॉलिटिकल कंडीशन वहां किस प्रकार की चल रही थी। देखिए 1990 के अंदर यूक्रेन के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी ही रही है, जो कि जो है पुरानी सोवियत यूनियन पार्टी से निकल करके आई थी। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी वहां चल रही है। ड्यूरिंग द 1994 कुचमा प्रेसिडेंसी, वहां पे जो राष्ट्रपति रहे हैं कुचमा, नंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी कोलेज, these parties supported 2004 ऑरेंज रिवॉल्यूशन। तो कुचमा राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंसी के खिलाफ जो है सारी पार्टियां मिल जाती हैं और 2004 में ऑरेंज रिवॉल्यूशन करती हैं। ये ऑरेंज रिवॉल्यूशन क्या होता है? ऑरेंज रिवॉल्यूशन के बाद जो है विक्टर यूशेंको जो है वहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं वो क्या है। देखिए ऑरेंज रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि ऑरेंज 2004 के अंदर वहाँ 2004 के अंदर एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, अब कुचमा जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विक्टर युशेंकीच को, हु वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अब व्लादिमीर पुतिन के जो समर्थित एक व्यक्ति हैं विक्टर। अब ये जो विक्टर हैं इसको रशिया सपोर्ट कर रहा है, और ये जो विक्टर हैं ये बड़ी मात्रा में कैंपेन करते हैं इलेक्शन के अंदर, और भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन की बात करते हैं, ठीक है, एंटी क्राइनिज्म की बात करते हैं। एक इम्पोर्टेंट कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है, अच्छी खासी प्रेजेंस इनकी वहां पर है। लेकिन इसके अलावा जो है एक और प्रेसिडेंट की रेस में आते हैं, वो आते हैं यूशेंको। अब यूशेंको जो है ये भी इंपॉर्टेंट लीडर हैं, ये भी जनता का सपोर्ट इनको मिल रहा है। यानी कि यूशेंको और यूशेंकिच ये दोनों की दोनों जो हैं बड़े दावेदार हैं। अब इलेक्शन कराए जाते हैं, इलेक्शन कराने के बाद जो रिजल्ट निकल करके आता है दोनों को ही अच्छे खासे वोट मिलते हैं। लेकिन जो युशेंकिच है, यानी कि जो पुतिन के द्वारा समर्थित जो प्रेसिडेंट है जिसको रशिया सपोर्ट कर रहा है वो जीत जाते हैं। जिस कारण से जो युशेंको है, जो दूसरे पर्सन है, वो कहते हैं कि करप्शन किया गया है और चुनाव में गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगते हैं। ठीक है, जिस कारण से धीरे धीरे जनता के बीच में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ जाता है, आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ जाता है, जनता सड़कों पर आ जाती है, और उसी को ही ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ऑरेंज जो है उनकी पार्टी का कलर था, इसलिए उसी पार्टी के समर्थन में लोग सड़कों पर आते हैं, उसी को ही ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है,
देखते हैं मोल्दोवा ट्विटर रिवॉल्यूशन। ये ट्विटर रिवॉल्यूशन क्या था? देखिए, जो कंडीशन यूक्रेन में है वही मोल्दोवा में है। इससे पहले हमने अज़रबैजान की कंडीशन को समझा था, उससे पहले जो है हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बेलारूस की कंडीशन को समझा। सभी देशों के अंदर एक जैसी कंडीशन है। आप अगर इसको एनालाइज करेंगे आप समझेंगे एक जैसे ही हालात हैं, करप्शन, अथॉरिटेरियन रिजिम, यही दो मेजर चीजें वहां पर पाई जाती हैं। देखिए, मोल्दोवा जो है पहले रोमानिया कंट्रीज का पार्ट था, लेकिन वहां से इंडिपेंडेंट हुआ, नई कंट्री वो स्टेब्लिश हुआ। डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर गवर्नमेंट चलाई गई, ठीक है, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप, ये सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड कराई गई। ट्विटर रिवॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, ट्विटर रिवॉल्यूशन जो है बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसके चार फीचर्स हम तीन फीचर्स हमने ऐड किए हैं। ट्विटर सिस्टम रिप्रेजेंट इंटरेक्शन मैकेनिज्म इकोलॉजिकल नेटवर्क। ट्विटर के कारण लोगों के बीच में इंटरेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। दूसरा पॉइंट है द ट्विटर स्ट्रीम से एम्बेडिंग और बी एम्बेडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, जो जितने भी कंट्रोल हैं उन सबसे ये अलग हो जाता है। ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे इसको, आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। अचानक से ट्विटर के जरिए तेजी से मैसेज फ्लो करता है। ट्विटर स्ट्रीम रिफ्लेक्ट द चेंज ऑफ सोशल मूवमेंट इकोलॉजी। जो ट्विटर के जरिए जो जो मूवमेंट है वो बदल रहे हैं, ये बात सही है कि लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण जो आंदोलन है वो तेजी से बदलते चले जा रहे हैं। अब मोल्दोवा की कंडीशन को समझते हैं कि वहां पे क्या हुआ। सेम ही कंडीशन है, कोई ज्यादा बहुत अलग नहीं है। वहां पर भी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी रही है, पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा, पार्टी का नाम है। ठीक है, मेजर सीट इसको मिलती हैं और यही पार्टी को जो जीत कर आती है, इसी पार्टी के खिलाफ वही करप्शन के आरोप लगते हैं, इलेक्शन में गड़बड़ी के आरोप लगते हैं। हजारों लोग सड़कों पर आ जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है वो ब्रूटल जो है रिएक्शन करती है इनके अगेंस्ट में, जो है लाठी चार्ज से लेकर के, ठीक है, सप्रेशन किया जाता है, लोग जख्मी होते हैं। फिर लोग जो है टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ट्विटर का यूज करते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर एट दैट पॉइंट ऑफ एरिया वेयर दे डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दे आर्ग्यूड दैट द गवर्नमेंट शुड बी टॉपर डाउन, गवर्नमेंट शुड बी रिजाइन, एंड एट द एंड फाइनली द गवर्नमेंट शुड रिजाइन। ठीक है, ये पूरी पूरी कंडीशन वहां पर चलती है, गवर्नमेंट चली जाती है वहां पर, इस्तीफा देती है, इस्तीफा देना भी चाहिए सरकार को। ये पूरे के पूरे हालात जो हैं वो यूएसआर के बाद के देशों में बने हुए हैं। ठीक है, आप कौन सी कंट्री को उठा करके देखिए, जिस कंट्री को आप उठा के देखिएगा वहीं पर ही आपको ये कंडीशन मिलेगी, चाहे वो रशिया हो या फिर वो छोटी कंट्री हो। ठीक है, इसी के साथ हम ये पार्ट को कवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अरब स्प्रिंग को पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में सर्कुलेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।